अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें हैं, लेकिन इस वाले वीलॉग में खबरों से ज़्यादा कुछ तबसरा और तज्जिया शामिल करूंगी, क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इसके ऊपर उसका जायज़ा लेने की बड़ी ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि अगरचे कोशिश की जा रही है कि जी बिल्कुल पीटीआई को स्पेस ना मिल सके और जो धांधली वाला इमेज है उसको किसी तरह से कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परसेप्शन जो है वो अब बन चुका है। ये मैं क्यों कह रही हूँ आपके सामने रखेंगे। फिर इसके साथ साथ बात करेंगे कि पीटीआई किधर मसरूफ है, नज़र क्यों नहीं आ रही ग्राउंड पर। इतना बड़ा डाका मारा जा रहा है, लोग रोज़ अब हम देख रहे हैं कि शामिल हो रहे हैं पीएमएलएन में या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो पीटीआई की क़यादत का अभी तक वाज़े कोई प्लान सामने क्यों नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह नज़र आती है। एक इंटरेस्टिंग इसके ऊपर मेरी ऑब्जर्वेशन है, आपके साथ शेयर करूंगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आसमा शराजी साहिबा को इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें उन्होंने बड़ा ही गुस्सा किया है और सीधा सीधा बहुत सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट के सर धर दिया है। तो मौलाना साहब को किस बात का गुस्सा है और क्या वाकई मौलाना साहब पीटीआई के साथ भी हाथ मिला पाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी व्लॉग में। और इसके साथ साथ जनाब मज़ीद कुछ जिक्र करेंगे मुख्तलिफ जो छोटी छोटी खबरें हैं इसके साथ जुड़ी हुई, तो वो भी आपके साथ शामिल करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो ज़रा बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि जो इस वक्त धांधली की परसेप्शन बन चुकी है। देखिए, अब कोशिश ये की जा रही है कि मैसेज दिया जा रहा है कि भाई अब ज़्यादा इस बात को उठाया ना जाए, किसी तरह इस बात को दबाया जाए कि धांधली सच नहीं हुई है। और जो लोग हैं हमेशा ही ऐसे करते हैं, जो हार जाते हैं जी वो तो यही कहते हैं कि धांधली हुई है और इस तरह से कोई मैंडेट पूरा चोरी नहीं हुआ। इस तरह की जो एक परसेप्शन है बनाने की कोशिश की जाएगी अब और आगे मजीद की जा रही है। लेकिन क्या ये बहुत देर नहीं हो गई है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है। देखिए, कहते हैं परसेप्शन इज़ बिगर देन रियलिटी। तो जब एक चीज़ की परसेप्शन बन जाती है, तो अगर वो उतनी उसमें हकीकत ना भी हो तो उस परसेप्शन को किल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आप किसी भी यानी आम इसकी मिसाल ले सकते हैं कि जब एक परसेप्शन बन जाए, मिसाल के तौर पर अगर परसेप्शन बन गई कि ज़रदारी साहब जो हैं वो करप्ट हैं, वो मिस्टर 10% हैं, तो वो कितने वाक़तन करप्ट हैं या नहीं है, क्या उनके ऊपर मुकदमा ठीक थे, गलत थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोग जो इतनी डिटेल्स में नहीं भी जाएंगे, लेकिन परसेप्शन उनके जहन में यही होगी कि भाई ये करप्ट हैं तो हैं। तो इसलिए करप्शन हो या फिर धांधली का अब ये इशू जो इस वक्त हमें इलेक्शन में नज़र आ रहा है, इसका एक परसेप्शन बन चुका है और ये परसेप्शन यही है कि ये इलेक्शन बुरी तरह से रिग किए गए हैं और इसमें मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया उस तरह से जो अवाम ने दिया, जिस पार्टी को दिया। और कोशिश ये की गई कि उस पार्टी से मैंडेट छीन कर और सिर्फ कोई 2-4 सीटों की अदल बदल नहीं की गई, बल्कि बहुत बड़ा रद्दो बदल करके डाका ही मारा गया है, पूरी की पूरा शिफ्ट किया गया है एक मैंडेट को दूसरी पार्टीज की तरफ। और उसकी जो भी बेनिफिशरी फिर पार्टी बनी है वो खुद भी इस वक्त इस पोजीशन में आपको नजर आ रही है कि मुंह छुपाते फिरे। मतलब आमतौर पर लोग इक्तदार लेते हैं या हुक्मरान बनते हैं तो वो सीना फख्र से चौड़ा करते हैं, वो अपने खुल के कारकुनान के दरमियान में आते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, खुशी मनाते हैं, प्राउड फील करते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी हो तो वो बेदिली के साथ इक़्तिदार का हिस्सा बन रही है, पीएमएलएन हो तो वो रोध हो रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को ऐसे वो फील करा रहे हैं कि जैसे अल्लाह ना करे वो पता नहीं रुखसत ही हो गए हैं कहीं। और दूसरी तरफ आप एमक्यूएम को देख लें कि किसी आपको प्लेटफॉर्म पे उस तरह से वो नज़र नहीं आ रहे खुशी मनाते, वरना इन लोगों ने अगर जेन्युइन जीत ली होती तो इन्होंने क्या इस वक्त उधम मचाया होता कि जी लोग तो हमारे साथ हैं ये वो। तो जिन्होंने इक़्तिदार संभाला है, संभाल रहे हैं, उनको भी ये पता है कि ये जीत कितनी जाली है और कितनी आर्जी भी है, इसलिए उनकी सफ़ों में भी आपको कोई खुशी नज़र नहीं आ रही है। इसकी वजह यही है कि परसेप्शन इतना गहरा है और ये सिर्फ परसेप्शन है भी नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसको अब कोई चाहे डिनाई करे, चाहे उसको खुशी से कबूल करे, चाहे उस पर पर्दे डाले, वो रियलिटी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है और उस रियलिटी का परसेप्शन भी उसी तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। वो अब आपका परसेप्शन पाकिस्तानी मीडिया से निकलकर इंटरनेशनल मीडिया तक जा चुका है, वहाँ पे भी बात हो रही है, हर रोज़ की बुनियाद के ऊपर वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। अब तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो चुका है कि ये जो एलिगेशंस हैं इनको बिल्कुल एड्रेस किया जाना चाहिए और बिल्कुल साफ शफाफ मैंडेट जो है वो देना चाहिए जिसको भी मिले। और
अब इस सारे के बाद अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मतलब ये तो मैं आपको मुख्तलिफ जो ताकतवर हलके हैं या जो लोग मैटर करते हैं उनकी बात बता रही हूँ। लेकिन अगर आप जनरल पब्लिक में भी जाएँ तो लोगों को यही एक चीज़ जो है वो कंसर्न नज़र आ रहा है कि जनाब जहाँ हमने वोट डाला था वो वोट हमारा पहुँचा नहीं है और धांधली की गई है। आम लोगों से आप बात करें, हर कोई ये कहता हुआ है। और मुझे इसमें, जैसे मैं उस दिन खुश थी इस बात पे कि लोग बाहर निकले हैं, तो मुझे इस चीज़ का अब खौफ भी महसूस हो रहा है कि लोगों के मैंडेट के साथ जो किया गया है, जो वोट के साथ उनके किया गया है, इसने बेसिकली लोगों को इतना डिसअपॉइंट कर दिया है कि अब मुझे डर है कि दोबारा लोग इस तरह निकलेंगे भी अपने इजहार के लिए या नहीं। ये ना हो कि लोग इस सारे प्रोसेस से ही बिल्कुल लाताल्लुकी इख्तियार कर लें। जो पहले भी लोग कहते थे कि जनाब हमारे वोट से क्या होना है ये वो, लेकिन उस तमाम चीज़ को उन्होंने एक तरफ रख के फिर भी वोट कर दिया। और अगर हम फिर भी उनके वोट को, मुश्किलात के बावजूद जो उन्होंने वोट किया उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सके, तो फिर ये लोग बिल्कुल जमहूरियत पर एतमाद खो बैठेंगे। और ये जो हमारे नाम नहाद इदारे रह गए हैं, इनकी जो थोड़ी बहुत कोई 0.0% भी अगर कोई रह गई है क्रेडिबिलिटी, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है इस इलेक्शन और इसके बाद होने वाले मामलात की वजह से। तो ये एक बड़ा खौफनाक अमल है जो हमारे इस वक्त सोसाइटी में बन रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे नेबर्स में बच्चा है, मैं उसको अपने बच्चों के साथ ही पिक कर लिया करती हूँ वापसी पर स्कूल से। तो उससे मैंने यूं ही बाय द वे पूछा कि भाई मामा पापा ने वोट कास्ट किया? तो उसने मुझे कहा कि जी उन्होंने वोट कास्ट किया। अब ये 5th क्लास का बच्चा है और जब मैंने उससे सिर्फ इतना ही सवाल किया तो उसने खुद ही मुझे बताया कि उन्होंने इमरान खान को वोट कास्ट किया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और अभी मैंने उसे कुछ कहा नहीं था, लेकिन उसके बाद वो खुद ही कहने लगा कि वोट तो उन्होंने इमरान खान को डाला है, लेकिन उन्होंने इमरान खान के साथ चीटिंग कर दी है। अब वो इमरान खान को तो बनाने ही नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर, और वो तो उसकी पूरी पार्टी के साथ चीटिंग हो रही है। अब आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर, मैं खुद ये सुनकर हैरान हो गई कि ये बच्चा जो सिर्फ 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको इतनी अवेयरनेस है कि ये चीटिंग हो रही है और ये जनाब वोट तो इमरान खान को डला था लेकिन वो उस तरह से उसको दिया नहीं जा रहा है। अब ये बच्चे जो ये सब कुछ देखते हुए बड़े हो रहे हैं, और जो ऐसे लोग थे यंगस्टर्स जिन्होंने पहली दफ़ा वोट कास्ट किया है, तो वो यही परसेप्शन लेकर फिर बड़े हो रहे हैं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की, शफाफियत नाम की, मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा है कि उनके जज्बात को, उनके हक को रौंदा गया है पांव तले, और वो इस चीज़ की वजह से डिसअपॉइंटेड भी हैं और मुश्तइल भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। और ये जो बच्चे अब जो आमतौर पर गैर सियासी होते हैं, जब ये जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो वो इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर क्या एतमाद करेंगे। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जो कि समझने वाली बात है कि एक इलेक्शन के पीछे हमने अपने मुल्क को क्या तबाह बर्बाद करना है, क्या हमने इस मुल्क का इमेज ये करना है कि बाहर के लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारे मुल्क का कि इनके मुल्क में जी इलेक्शन का रिजल्ट जो भी आए होता तो कुछ और ही है, ड्रामेबाजियाँ ही चलती रहती हैं। ये बाहर के लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे इलेक्शन के ऊपर, और इस एक इलेक्शन को रिग करने के पीछे हम लोगों ने पूरे के पूरे अपने जो सिस्टम है उसको बिल्कुल, उसकी क्रेडिबिलिटी को, पहले ही वो खैर कोई इतना क्रेडिबल नहीं था, उसको हमने और ज़ीरो कर दिया है। तो ये सरासर घाटे का एक सौदा है, ये इंतहाई मुल्क दुश्मनी है, और मैं इसको बिल्कुल भी ये नहीं समझती कि जो लोगों ने भी ये किया है ये कोई नेक नियति है अवाम के साथ या मुल्क के साथ। अब आप ये देखिए कि ये सब होने के बाद अब हो ये रहा है कि जो जीते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो भी शर्मिंदा हैं, और जो हारे हैं वो भी अपना रोना रो रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब आज काफ़ी दिनों की खामोशी के बाद मंजर आम पर आए हैं। एक तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं देंगे वज़ीर आज़म के लिए, और वजह उनकी यही है कि जी इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने तो सीधे सीधे इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पर लगा दिए हैं। अब हम अपने मुंह से तो कुछ नहीं कहते भाई, फिर बड़ा हमारे लिए मसाइल होते हैं, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब जिनको हमेशा ये समझा जाता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, उनके इशारे पर सियासत करते हैं, अब वो इस्टेब्लिशमेंट से इतने खाइफ हैं कि वो पहले भी उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि अगर हमें नज़रअंदाज करके आप आगे बढ़े तो ये ठीक नहीं होगा। आज भी उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया है कि हम धांधली के खिलाफ तहरीक चला सकते हैं। लगता है कि अब सड़कों पर फैसला होगा, मैदान सड़कों पर लगेगा। पार्लियामेंट की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई, इस तरह की पार्लियामेंट की जो इस कदर धांधली के बाद वजूद में आई है। नवाज शरीफ साहब पे बड़े गर्जे बरसे हैं आसमा शराजी साहिबा के इंटरव्यू में, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये लाडले हैं और इनको जिताने के लिए मतलब 2018 से कहीं ज़्यादा बात आगे चली गई है, इस किस्म की वो ये बातें कर रहे हैं।
तो बहुत सारे लोग आज इस पे बात कर रहे थे कि मौलाना को क्या हुआ। तो मौलाना कोई इतने इनकलाबी नहीं हो गए, ना वो कोई इतने जमहूरियत पसंद हो गए हैं, ना उन्हें कोई बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि तशवीश हो गई है कि मुल्क का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा, या कोई आइन और कानून के अमलदारी के लिए कोई वो अपनी जान घुलाए जा रहे हैं। उनका मामला सिर्फ इतना सा है कि जो एक केक कटा है उसमें 3 लोगों को बड़े बड़े हिस्से मिल गए हैं और उनको उनका हिस्सा थोड़ा मिला है, तो अब थोड़ा क्या ना होने के बराबर मिला है। तो उन्हें इस बात का गुस्सा है कि जनाब मेरी खिदमात भी तो इतनी थी, लेकिन मुझे उसके बराबर हिस्सा क्यों नहीं मिला, केक मैंने क्यों नहीं खाया। तो वो इस वजह से खफा हैं। तो अब अगर उनको खफा रखना है या उनको मना लेना है, ये तो जाहिर है जो केक बांटने वाले हैं उनके इख्तियार में है। हो सकता है कि वो उनको भी कोई दे के ऐसी चीज़ जिससे वो खुश हो जाएं, कोई कश्मीर कमेटी की सदारत दे दें, या कोई वैसे ही सदर बनना वो चाहते हैं, हो सकता है उन्हें वैसे ही सदर ही बना दें। तो कुछ भी ऐसा करके उन्हें मनाया भी जा सकता है। और अगर फ़िलहाल सेटअप में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उन्हें कहा जाएगा कि भाई आप रूठे ही रहें, कोई बात नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मौलाना साहब ने आज की गुफ्तगू में ये भी बात की कि जी पीटीआई के साथ हमारा कोई ऐसा इख्तिलाफ तो नहीं था जिस्मानी या ज़हनी, थोड़ा ज़ाहिर है एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पे इख्तिलाफ था और वो दूर भी हो सकता है। तो ये एक तरह से उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की है पीटीआई की तरफ, लेकिन इसमें ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है, आई वॉश है, और ना ही वो दिल से कोई पीटीआई की मसाइब के ऊपर परेशान है। और पीटीआई को भी इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। तो ये सिर्फ ऐसे ही पीपल्स पार्टी ने भी और जेयूआई ने भी अगर कोई पीटीआई की हिमायत में थोड़ी बहुत नरमी में बात की है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब उनको ये अंदाज़ा है कि अगर पीटीआई की हिमायत में बात करो तो लोगों की हमदर्दी मिल सकती है, और लोग समझते हैं कि अच्छा भाई ये लोग भी इस पे बात करें। लेकिन अब लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, उन्हें पता है कि जो ये सब करने में शामिल थे वो किसी तौर भी उनको कबूल करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते, और ना ही उनके धोखे में मजीद आने वाले हैं। जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मौलाना ने कही कि जिस तरह का ये रिज़ल्ट आया उससे तो ये पता चला है कि फिर 9 मई का वाक़या अब दफन हो चुका है, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि पूरा आपने अगर नैरेटिव देखा हो तमाम पीडीएम की जमातों का, पीपल्स पार्टी का, तो इन सब का पीटीआई के बारे में पहले ही जो सवाल या जवाब या कोई कमेंट होता था वो यही होता था कि 9 मई वालों से बात होगी, इन्होंने 9 मई किया। नवाज लीग तो कहती ये थी कि हम 28 मई वाले हैं और ये 9 मई वाले हैं। तो ये इन्होंने पूरा जो अपने आप को अच्छा दिखाया था वो इस वजह से कि जी देखिए पीटीआई ने तो 9 मई किया और हम बहुत अच्छे हैं। तो आज मौलाना अगर ये बात कह रहे हैं तो ये सीधा सीधा किसको जाके मैसेज दे रहे हैं। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि भाई इसका मतलब है कि 9 मई तो लोगों ने दफन कर दिया। जो आपका बयानिया था उसे लोगों ने बाय नहीं किया, लोगों ने उस चीज़ को उस तरह से नहीं टेकअप किया कि हाँ वाकई ये पीटीआई कोई मुश्तइल लोगों की दहशतगर्द जमात है और इन्होंने कोई इस तरह का एक प्लान किस्म का। तो वो उन्होंने मौलाना ने ये बहुत बड़ी बात की है, और जो मेजर एक धचका है वो जो बड़ी सेंसिटिव एक पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसको उन्होंने जाके छेड़ा भी है। बहरहाल ये जो इस्टेब्लिशमेंट जाने और मौलाना जाने कि अब उनके साथ उन्होंने क्या निमटना है। लेकिन मुझे वैसे हैरत भी होती है कि जहाँ इतने लोगों में फॉर्म 47 बांट के सबको खुश किया, वहाँ पे 2-4 सीटें मौलाना को भी मिल जाती तो वो बेचारे भी इस तरह नाराज़ ना हो रहे होते। लेकिन बहरहाल उनको मदद नहीं पहुँची। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि पीटीआई की क्या सूरत हाल है। आज थोड़ी सी क्लास ज़रा पीटीआई की भी होगी, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे ताकतवर हलकों और ख़ुद पीएमएलएन को, बहुत सी सियासी मुखालिफ जमातों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पीटीआई के वोटर निकल आएंगे और पीटीआई इस तरह परफॉर्म कर जाएगी। इसी तरह मुझे तो लगता है कि पीटीआई को भी शायद अंदाज़ा नहीं था कि उनको वाक़तन इतनी सीटें मिल जाएंगी और वो वाक़तन जीत भी जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग और सरप्राइज़ हुए हैं, वहाँ पर पीटीआई ख़ुद भी सरप्राइज़ हुई है कि हैं वाकई हमें इतनी सीटें मिल गई हैं। और मुझे ये इसलिए महसूस हुआ है क्योंकि उनके पास कोई आगे की हिकमत अमली नहीं थी कि इलेक्शन के बाद उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से जो है अपना एक पूरा मैंडेट संभालना है। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वो मेंटली इस बात के लिए तैयार थे बस कि जनाब हमें मैक्सिमम भी कुछ हुआ तो हमें केपी मिल जाएगा, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए चूंकि वो पहले से तैयार नहीं थे, इसलिए उनके पास कोई आगे का प्लान नज़र नहीं आता अभी तक भी, जबकि इतने दिन हो चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अब इनके मेंबर्स टूट रहे हैं और वो जा रहे हैं मुख्तलिफ जमातों में। आज भी 4 अरकान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हुए, इनमें से 3 लोग पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे। मरियम नवाज़ के साथ भी आज 2-3 लोगों ने शमूलियत इख्तियार की है मुलाकात में। तो इस तरीके से जो अभी तक भी ये लोग एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि भाई हमने
आखिर करना क्या है, किस पार्टी में जाना है, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं या हमने अपनी पार्टी में शामिल होना है कानूनी तौर पर या सियासी तौर पर, क्या प्लान है, अभी तक कुछ वाज़ेह नहीं है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर आपके साथ इतना बड़ा डाका हो रहा है और रोज़ की बुनियाद के ऊपर अब तो ये भी किया जा रहा है कि जी चूँकि फॉर्म 45 मैच किए जा रहे हैं या अदालतों में आगे करने पड़ेंगे, तो डेली की बुनियाद पर वोट ज़ाया हो रहे हैं, रोज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी कोई आरओज़ बाद में आके अब ये काम कर रहे हैं, सीलें खुली हुई हैं, वोटों के साथ हेर-फेर भी किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह जाली जो फॉर्म 47 बनाया गया उसके साथ अदाद-ओ-शुमार को मैच कर दिया जाए। इतना कुछ हो रहा है लेकिन पीटीआई खामोश है। उस तरह का कोई जो है हमें एग्रेसिव किस्म की ना तो उनकी कोई कैंपेन नज़र आ रही है इसके ऊपर, ना एहतजाज नज़र आ रहा है। एहतजाज का ऐलान किया ही था तो फिर इस बात से कि जी 9 महीना हो जाए फिर बैठ गए हैं। तो कोई उनकी स्ट्रैटेजी हमें उस तरीके से नज़र नहीं आ रही है। कम से कम और कुछ नहीं तो आप अपने जो जीते हुए लोग हैं उनको तो कम से कम प्रोटेक्ट करें। अभी आपके पास ऑप्शन है, आप केपी में उन्हें बुला सकते हैं और वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्शन दे सकते हैं और कम से कम उन शमूलियत करवा सकते हैं जिस भी पार्टी में आपने करवानी है। लेकिन एक मुकम्मल अजीब-ओ-गरीब सी खामोशी है जो कि समझ नहीं आ रही है। ये कह देने से कि जी हम मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे तो वो क्या इंतज़ार करेंगे आपका बैठ के कि हाँ जी आप अब आपने कह दिया और वो नहीं चोरी करेंगे। भई मैंडेट आपका ऑलरेडी चोरी हो चुका है। अब तो आपके जो जीते हुए लोग हैं वो उनको भी तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पीटीआई बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि उनके पास कोई इस चीज़ के लिए फ़िलहाल तक प्लान ही नहीं है कि उन्होंने इनको बचाना कैसे है। इस बात का नुकसान पीटीआई को भी होगा क्योंकि वोटर्स ये देख रहा है कि भई हमने वोट किया और ये लोग उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। शेर अफ़ज़ल मरवा साहब ज़रूर ये बात कर रहे हैं कि जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह के हालात में ये लोग लॉन्ग मार्च करेंगे। वो सिर्फ़ इस बात के ऊपर ज़रा वोकल होके बात कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज़ कोई हमें उस तरह की जो है अभी तक नज़र नहीं आ रही है प्रेज़ेंस, ना मीडिया के ऊपर, ना उस तरीके से यानी इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया जा रहा है। तो बिल्कुल यानी पीटीआई जो है वो इस वक्त मुझे लग रहा है कि कंफ्यूज्ड है इस मामले में कि उन्हें आखिर आगे स्ट्रेटजी बढ़ानी कैसे। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहें कि इलेक्शन कमीशन में, अदालतों में, ट्राइब्यूनल्स में जब फैसले आएंगे तो उसके बाद देखा जाएगा, तो फिर तो आप समझ लें कि आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला क्योंकि ये चीज़ें फिर जिस तरह से चलाई जा रही हैं और जो लोग चला रहे हैं आपको पहले भी पता है अदालतों ने आपके साथ क्या कुछ किया है और क्यों किया है। तो ये सारी जनाब चीज़ है और इसके अंदर जो है अभी तक भी हमें ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई जो है उसको फौरी तौर पर कोई अपनी हिकमत अमली बनाकर सामने आना होगा। एक तो उसकी वजह ये भी है कि ज़ाहिर वो बहुत फ्रीक्वेंटली इमरान खान साहब से उस तरह मुलाकात नहीं हो पाती कि वो फौरी चीज़ों के ऊपर अपना कोई रिएक्शन दें। लेकिन इसका नुकसान बहरहाल हो रहा है कि जो मैंडेट मिला है उसको, ये अलग बात है कि मैं इस बात की कायल हूँ कि जो मैंडेट मिला है ये अगर ये जिस तरह की हुकूमत बन रही है ये ज़्यादा देर चलेगी भी नहीं। अब तो वो खुद बनाने वाले भी ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चलेगी नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप इस चीज़ के इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चलें जो भी आपकी है। जो लोग आपके हैं आप उन्हें कम से कम कवर अप करें और अगर ऑपोजिशन भी करनी है कौमी असम्बली में तो उस हवाले से भी आपका एक यानी वाज़े लाहेअमल होना चाहिए। तो अभी ये कुछ चीज़ें जो हैं पीटीआई को भी मेरा ख्याल है क्लियर करनी चाहिए और अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक चलना चाहिए। क़यादत को ज़्यादा वाज़े होकर सामने आना चाहिए। दूसरी तरफ एक जाते-जाते ये बात कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब पंजाब में पूरी हो गई है पीएमएलएन के पास तादाद हुकूमत बनाने के लिए, तो मरीम नवाज़ साहिबा को आखिर क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वो अपनी जमात में शामिल कर रही हैं। यानी आप ठीक है जैसे भी आपने मैंडेट चोरी करके जिस तरह भी आप लोगों ने हुकूमत तो बना ही रहे हैं आप लोग, तो जब आपके अपने लोग पूरे हो गए हैं, जितवा दिया आपने उन्हें जैसे तैसे करके, तो उसके बाद इत्तेहादी भी आपके साथ है, तो फिर आपको इस बात के लिए क्या ज़रूरत महसूस हो रही है कि आप अपने आप के लिए मज़ीद रुसवाई समेट रहे हैं कि जी तो हम दूसरों को लोटा बना रहे हैं। ये कोई बड़े एजाज़ की बात है, ये बड़ा कोई मेडल है जो आप अपने तमगे पे सजाना चाहती हैं, पहली दफ़ा आप वज़ीर आला बनना चाहती हैं और इस किस्म के आप आने से पहले ही हरकतें कर रही हैं, तो क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है? यानी कि आपने आते ही लोटा साजी को बेसिकली आपने लोटाक्रेसी को आपने प्रमोट किया है। जब आपके पास नंबर पूरे हैं तो अपने नंबर से बना लें, प्रॉब्लम क्या है? क्यों उनके ऊपर आप लोग झपट रहे हैं कि जी ये भी हमारे साथ शामिल हो जाएं? आखिर इस बात की क्या ज़रूरत महसूस हो रही है सिवाय इसके कि आपको सिर्फ इस पे लान तान हो रही है, रुसवाई मिल रही है, मीडिया तनकीद कर रहा है, इसके अलावा इससे क्या हासिल हो रहा है मेरी समझ से बाहर है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।